हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स सेक्शन में, और आप देखेंगे करंट अफेयर्स सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हुए कि अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, खासकर जो 2021 के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का एक अपना अहम रोल होता है। आप खासकर यूपी पीसीएस देने जा रहे हो या बीपीएससी देने जा रहे हो, इसमें करंट अफेयर्स का डायरेक्ट रूप से आपको रोल दिखाई पड़ेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यूपीएससी में करंट अफेयर्स का रोल किस तरीके से है, इसकी कि करंट अफेयर्स सेक्शन में कोई चर्चा का विषय रहा हो, कोई टॉपिक वो ट्रेडिशनल से रिलेटेड है, तो ट्रेडिशनल से वो टॉपिक आपसे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स सेक्शन के रूप में पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको यूपीएससी के तहत करंट अफेयर्स के जो वर्तमान का पैटर्न है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं, कि डायरेक्ट भी पूछा जाता है, इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो इनडायरेक्ट जो प्रेजेंट टाइम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका क्या क्रम कैसे पूछा जा रहा है, ये आपको एक रिवाइज श्रृंखला है। आप देखेंगे अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछे जाने की संभावना है। तो हम कल के टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में अगर इन सभी चीजों को आप देखना चाहते हैं मूवीशाला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, तो आप देखेंगे हमारा कोड है अनुज 6684 कोड को यूज करें, और मूवीशाला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इंदिरा सिविल सर्विसेज के तहत आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। हालांकि करंट अफेयर सेक्शन आपको यूट्यूब पे चाहे मूवीशाला के प्लेटफॉर्म पे जाकर देख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट इंदिरा सिविल सर्विसेज के पे जाकर देख सकते हैं। देखने के क्रम में अब हम चलते हैं कि आपको यूपीएससी जो आप देखेंगे आने वाले क्या है, इसी संडे को एग्जाम है, आने वाले कुछ दिनों में क्या है, यूपीपीसीएस 2021 जो होना है 24 अक्टूबर को प्रस्तावित है, और इसी के साथ आरओ, यूपी ट्रिपल जो भी एग्जाम है सभी में करंट अफेयर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए मेरे बच्चों देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन क्यों मनाया जाता है। आप देखेंगे कि जो गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटते हैं, इस क्रम में आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब बात करेंगे कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है, तो आप देखेंगे नई दिल्ली, और इस डेट का भी आप ध्यान रखें कि 9 जनवरी ही क्यों निर्धारित की गई है, तो आप देखेंगे गांधी जी का भारत में आगमन होता है, वो कहीं ना कहीं डेट इस डेट से जुड़ी हुई है प्रवासी दिवस के रूप में। तो इस रूप में आप देखेंगे कि आयोजक स्थल नई दिल्ली है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस के रूप में, और उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और देखेंगे आयोजक स्थल है, जो आयोजक कौन कर रहा है, तो इस काम को निभाने वाले हैं विदेश मंत्रालय, और इसकी थीम क्या है, और यही थीम आपसे यूपीपीसीएस 2021 के संदर्भ में पूछे जाएगी क्वेश्चन। याद रखना पीसीएस 2021 के संदर्भ में होगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। किनका आत्मनिर्भर भारत में योगदान होगा, जो है प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी लोगों का है, तो आत्मनिर्भर भारत में इनका क्या योगदान है, इस क्वेश्चन में ये आपका टॉपिक है। आगे बात करेंगे, अगर हम बात करें तो देखेंगे इस क्रम में कि आगे इस प्रक्रिया को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप चलेंगे तो ये हम अगर इसे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं, तो इसके चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे थीम पे, तो थीम देखेंगे। थीम क्या है, प्रवासी 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में जो है योगदान। किनका योगदान होगा, प्रवासी लोगों के योगदान की बात हो रही थी, और मुख्य अतिथि के रूप में कौन है, ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, स्क्रीन शूट आउट के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे चंद्रिका प्रसाद संतोषी, ये सूरीनाम गणराज्य के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। ये 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य रूप से क्या थे, अतिथि के रूप में जो है इनवाइट किए गए थे। अगर हम आगे चर्चा करें तो देखेंगे इस रूप में कि पुरस्कार के रूप में भी क्या है, कुछ पुरस्कार प्रवासी लोगों को पुरस्कार दिया गया है। तो उस क्रम में अगर बात करें तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2021 का प्रदत्त किया गया है राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न देशों के
30 जो प्रवासी भारतीय लोगों या संस्थाओं को ऐसे प्रवासी पुरस्कार दिए गए हैं। आप देखेंगे प्रवासी भारतीय पुरस्कार की सम्मान की बात हो रही है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, संभावना बन सकती है। आगे बात करें तो देखेंगे पहली बार इसका आयोजन कौन किया था, तो पहली बार इसके आयोजन देखेंगे, पहली बार सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2003 में इसका स्टार्ट किया गया था। तो इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड स्टेटमेंट के साथ और आज के समसामयिक संदर्भ के साथ जोड़ते हुए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर बात करें। और युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन दिवस का आयोजक आप देखेंगे 8 जनवरी 2021 को युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। मतलब प्रवासी दिवस सम्मेलन से जस्ट एक दिन पहले की बात है। तो आप देखेंगे 8 जनवरी 2021 को युवा भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता है। और इसका थीम क्या थी, युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम की अगर बात करें तो आपको दिखाई पड़ेंगे कि मुख्य थीम थी इस युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की भारत और भारतीय समुदायों से सफल युवाओं को एक साथ लाना। दोनों की अलग अलग थीम है। अगर आपसे पूछा जाए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2016 की थीम तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। दूसरा क्या है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी, तो है भारत और भारतीय समुदाय से जो सफल युवाओं को एक साथ लाना, ये मुख्य थीम थी युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की। दोनों ही क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट आउट ले सकते हैं। आगे हम बात करें इस क्रम की अगर तो देखेंगे विशेष क्या था इस प्रवासी दिवस सम्मेलन में, तो न्यायविद कौन थे, प्रसिद्ध न्यायविद डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में सितंबर 2000 में गठित समिति द्वारा 9 जनवरी महात्मा गांधी के वर्ष 2015 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने की तिथि को प्रवासी दिवस के सम्मेलन के रूप में मनाए जाने का आयोजन किए जाने का सुझाव दिया गया था। और यही इसकी बैकग्राउंड की थीम है। आप देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो 2003 से मनाया जा रहा था, तो हमने आपको बताया था कि इसकी अब पूछा जाए आपसे किस समिति के आधार पर यह संतुति प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाने की शुरुआत की गई थी, तो न्यायविद हैं डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उस समिति द्वारा ऐसा सुझाव दिया गया था कि 9 जनवरी को जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, भारतीय दिवस सम्मेलन के रूप में ये थीम के रूप में क्या है, ये सुझाव दिया था कि इसे जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाए। भारतीय डायस्पोरा जिसे कहते हैं, इसको कनेक्टिंग डायस्पोरा के रूप में, कि भारतीय प्रवासी लोगों को भारत से जोड़ा किस तरीके से जाए, इस रूप में इस सम्मेलन मनाए जाने की संस्तुति दी गई थी। और 2003 से ये सम्मेलन क्रमिक रूप से आप देखेंगे मनाया जा रहा है। आगे अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे इस क्रम को आगे टॉपिक की ओर, ठीक है। ये टॉपिक देखेंगे, ये आपका रिवीजन क्रम है। अगर आप पहले से करंट अफेयर्स कुछ पढ़े रहे होंगे तो इतना पढ़ेंगे तो आप क्या है क्लिक कर जाएंगे कुछ खास पॉइंट, कुछ खास की पॉइंट को लेकर आप देखेंगे कि अब बात है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का एक शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है आप देखेंगे, नवंबर 2020 की घटना है, ऐसा आप देखेंगे। और देखेंगे केंद्रीय मंत्री या आप देखेंगे कौन मंत्रालय है इसका, ये आप देखेंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये काम पोर्टल की शुरुआत की गई है। और ये पोर्टल पूछा जाएगा आपसे कि कौन मंत्रालय जारी किया है। मंत्री भले ना पूछा जाए, लेकिन मंत्रालय आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो आप देखेंगे संबंधित अधिनियम कौन सा इससे जुड़ा है, तो संबंधित अधिनियम है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जिनके अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 जुड़ा हुआ है। मतलब ये अधिनियम वर्तमान सरकार लाई हुई है, इसी के आधार पर राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत होती है। और ट्रांसजेंडर लोगों के संदर्भ में अगर हम आगे बात करें तो दिखाई पड़ेगा आपको कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अधिनियम आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन,
ये भी ध्यान रखिएगा कि एक अधिनियम भी पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत ये पोर्टल की शुरुआत हुई है। तो 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम है जो, उसके तहत ये पोर्टल यहाँ जो है शुरुआत होती है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल क्या कार्य करने वाला है, आप देखेंगे पोर्टल देश में क्या होगा, देश के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रमाण पत्र देगा, पहल पहचान पत्र देगा, पहचान पत्र के रूप में डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। आप देखेंगे कि इस रूप में ये पोर्टल काम कर रहा है। आगे अगर हम बात करें, इस क्रम की बात होगी तो देखेंगे आगे आपके साथ है जीलैंड की, जोलैंड क्षेत्रीय परिषद की बात है। तो आप देखेंगे अभी हमने क्या था, एक त्रिपालैंड की बात की थी, अब दूसरा आया है जोलैंड। तो आपको याद रखना है कि करंट अफेयर्स में ट्रांसजेंडर से रिलेटेड कल के करंट अफेयर्स में भी हमने बात की थी, अब वो अलग मुद्दा था, आज के संदर्भ में देखेंगे अलग मुद्दा है। और ये भी देखेंगे कि जोलैंड क्षेत्रीय परिषद की मांग जो हो रही है, इस संदर्भ में अगर बात करें तो देखेंगे हम कि ये मांग कहां उठती है। आपने एक नाम सुना होगा मणिपुर का, तो ये मणिपुर से रिलेटेड है। आप देखेंगे इसमें देखेंगे जोमी जनजाति, तो आपसे जनजाति समूह द्वारा अब ये पूछा जाएगा ज्योग्राफी के तहत, अगर आपने क्या है नॉर्थ ईस्ट की जो जनजाति समुदाय हैं उनका अध्ययन किया होगा तो वहां से एक क्वेश्चन आपसे निकल कर आ सकता है यूपीएससी में या कहीं से कि जोमी जनजाति समुदाय किस राज्य में भारत के निवास करती है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या कई स्टेट पीसीएस में इस जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनेगी। और जोलैंड क्षेत्रीय परिषद की स्थापना आप देखेंगे मणिपुर में की बात हुई है, और ये इसकी मांग का आधार क्या है, छठी अनुसूची। तो आप संविधान के अगर चर्चा आप पढ़े लिखे होंगे तो संविधान में कहां कहां इनके लिए प्रावधान की बात की गई है, तो उस रूप में आप देख सकते हैं। जैसे आप जाएंगे असम, ठीक है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब में ऐसी मांग की है। इसी के तहत आप क्या छठी अनुसूची में देखेंगे कुछ विशेष रूप से कुछ विशेष राज्यों के लिए मांग की बात की गई है। वो प्रावधानों की बात करेंगे। जोमी जनजाति प्रमुख निवास स्थान है मणिपुर राज्य के, आप देखेंगे, आप इतना ही याद रखें मणिपुर राज्य में ये निवास करती है, इसका की पॉइंट यही है। अन्य निवास स्थान इनका क्या है, मणिपुर के साथ साथ ये नागालैंड में निवास करती हैं, मिजोरम में भी निवास करती हैं और असम में भी ये जनजाति निवास करती है। लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे ये जनजाति मणिपुर राज्य में निवास करती है, क्योंकि मणिपुर राज्य में इन्होंने क्या है अपनी मांग की है, जीलैंड क्षेत्रीय परिषद की मांग की है। और उप समूह है जो जेओयू समूह जो मिजी कुकी चिन्ह के संदर्भ पे ये क्या है डिनोट करता है, आप देखेंगे। और विशेष है इसका क्या, 2021 की जनगणना के अनुसार मणिपुर राज्य में आप देखेंगे जो कौन से मिजो कुकी चिन्ह, ये सभी जनजाति समुदाय, याद रखना जन जाति ये समुदाय हैं, याद रखना, जो क्या है, जो जिसे कहते हैं जिसे जो ही कहते हैं ZOU। और 2011 की जनगणना में आप देखेंगे मणिपुर राज्य में जो ZOU जनजाति समूह की जनसंख्या लगभग क्या है, लगभग 20,000 है। तो इस आधार पर इन्होंने अपनी मांग की है। और आगे अगर चर्चा करें तो इसका मुख्य विषय जोमी जनजाति और मिजो कुकी चिन्ह ये जनजाति समुदाय। इसके बाद जोमी जनजाति कहाँ कहाँ है, नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर के अलावा, और मणिपुर में इनकी संख्या आप देखेंगे सबसे ज्यादा है, इस रूप में वही मांग उठी है। आगे हम अगर चर्चा करें पूर्वोत्तर क्षेत्र में गाय अस्पताल का उद्घाटन, ऐसा आप देखेंगे स्टेट पीसीएस के संदर्भ में क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना होगी कि पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इसलिए आप देखेंगे नवंबर 2020 की घटना है। और आप देखेंगे कहाँ किया है,
असम के डिब्रूगढ़ में। तो डिब्रूगढ़ से आप चलेंगे तो डिब्रूगढ़ की एक ट्रेन भी चलती है। डिब्रूगढ़ के साथ आप देखेंगे ब्रह्मपुत्रा का क्या जुड़ाव है, कोई मोड़ है, आप कुछ ऐसा है वो भी देख सकते हैं। हालांकि मोड़ के संदर्भ में हम चलेंगे तो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश की संदर्भ में, लेकिन आगे बढ़ेंगे लगभग आप देखेंगे इसकी लागत छोड़ दीजिए। अस्पताल का नाम होगा सुरभि आरोग्यशाला। तो आप देखेंगे जो सुरभि नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि क्या है, गाय का कहीं ना कहीं ये क्या है, पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, ये भी जानते होंगे। और ये भी जानते होंगे यह गाय अस्पताल श्री गोपाल गौशाला द्वारा बनवाया गया है, ये भी जाने या ना जाने, लेकिन ये बस इसका की पॉइंट है कि ये असम में खोला गया है और सुरभि आरोग्यशाला इसका नाम है। और आप देखेंगे ये सेवाएं देगी अपने क्या, एक गाय के अस्पताल के रूप में। अगर आगे चर्चा करें तो देखेंगे इस क्रम में नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 की चर्चा है। जनवरी 2021 की घटना है। आप देखेंगे कौन है आयोजनकर्ता, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR, और जिस पूरा नाम है आप देखेंगे, जिसे ये तो हो गया CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और दूसरा नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL नई दिल्ली द्वारा ऐसा इसका आयोजन किया गया है। और CSIR NPL का ये 75वां स्थापना दिवस के रूप में है। और थीम थी इसकी, क्या करेंगी, थीम है इसकी मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। आप देखेंगे क्या नाम है, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। इस तरीके से इसकी थीम है। आप इस थीम को रट के जाएंगे या इस थीम को नोट डाउन कर लें आप इसे। आगे बात करें, उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने इस अवसर क्या हुआ, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की। तो आप दो चीजें पढ़ के जाएं, नेशनल एटॉमिक जो है टाइम स्केल क्या है, और निर्देशक भारतीय निर्देशक जो है क्या है, द्रव्य प्रणाली जो राष्ट्र को समर्पित की गई है। आप देखेंगे तो ये क्या है, किसके लिए काम करेंगी, आप इन्हें नोट डाउन करते हुए इनको पढ़ के जाएं। और निर्देशक प्रणाली के संदर्भ में देखेंगे ये प्रमाणीकृत रेफरेंस मटेरियल सिस्टम के जरिए भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करेगी। और ये क्वेश्चन आपसे UPSC पूछ सकती है। क्या पूछेगी कि भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली क्या है, तो पूछा जाएगा ये प्रमाणीकृत रेफरेंस मटेरियल सिस्टम के जरिए भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करेगी। पहला नाम आपने देखा। दूसरा इसमें देखेंगे कि इसके और क्या क्या पॉइंट है। तो आगे अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे इस क्रम में इसके विशेष के रूप में अगर बात करें तो देखेंगे इस क्रम को कि विशेष है इसका, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की आधारशिला रखी। आधारशिला रखने से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये नेशनल एनवायरनमेंट जो स्टैंडर्ड है लेबोरेटरी, ये किस क्षेत्र में काम करेगी। तो आप देखेंगे एक साथ आपको 3 पॉइंट है, नेशनल एटॉमिक जो है टाइम स्केल, भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली जो बताई गई है, और आप देखेंगे दूसरा नाम है नेशनल जो है एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। इन संदर्भ में आप देखेंगे ये क्या क्या कार्य करेगी, क्या क्षेत्र का कार्य करेगी, इन चीजों को भी आप देख कर जाएं। आगे बात करें इस संदर्भ में अगर बात करें तो देखेंगे कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, तो योजनाओं के संदर्भ में जो करंट अफेयर्स का जो चर्चा का विषय आप देखेंगे, जो इंदिरा गांधी मातृत्व यह है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना क्या करेगी। आप देखेंगे नवंबर 2020 इंदिरा गांधी का जन्म दिवस के संदर्भ में है, और देखेंगे उद्घोषणा करता है 19 नवंबर के संदर्भ में एक घटना है। आप देखेंगे घोषणा इसकी 1917 में की गई थी, सॉरी ये लगा हुआ है, देखेंगे क्योंकि जन्म इनका दिखाया जा रहा है, ये जन्म वर्ष है याद रखना।
आगे आगे बात होगी। तो उद्घोषणाकर्ता के संदर्भ में देखेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। उद्देश्य इसका है गर्भवती, और यही उद्देश्य आपको याद रखना है कि गर्भवती महिलाओं, माताओं और शिशुओं को क्या है, उचित पोषण देना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण, इसमें क्या होगा, महिलाओं को, दूसरा माताओं को, तीसरा शिशुओं को, मतलब 3 लोगों को जोड़ा गया है इसमें। गर्भवती महिलाएं, माताएं, शिशुओं को उचित पोषण देने की बात की गई है। और यही आपसे क्या है, अलग अलग सेक्शन के रूप में पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है सिर्फ गर्भवती महिलाएं, सिर्फ माताओं और शिशुओं को ये पोषण प्रदान करती है, ऐसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाए तभी आप स्टेटमेंट पे कहेंगे नहीं क्या, ये गर्भवती महिलाएं, माताओं, शिशुओं को उचित पोषण देती है। 3 सेक्शन इसमें देखेंगे, 3 बिंदुओं पर इस पे चर्चा है। और मातृत्व लाभ योजना क्या है, देखिएगा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है। और मातृत्व लाभ योजना में देखेंगे द्वितीय बच्चे के जन्म पर माताओं को 6,000 रुपए का वितरण, गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद परिवार नियोजन साधन अपनाने तक, 5 चरणों में सीधे बैंक के खातों में। परिवार नियोजन क्या है कि द्वितीय बच्चा आपका हो गया। इंदिरा गांधी परिवार नियोजन की बहुत बड़ी हिमायती थी, आप देखेंगे। तो इस संदर्भ में अगर बात करेंगे तो जो है मातृत्व लाभ योजना आप देखेंगे, मातृत्व लाभ योजना के संदर्भ में द्वितीय बच्चे के जन्म पर माताओं को क्या है, 6,000 रुपए की बात की गई है। गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद परिवार नियोजन साधन अपनाने तक, ठीक है। और यही इस पॉइंट का मातृत्व लाभ योजना का कीवर्ड है, याद रखने का। और ये 5 चरणों में सीधे क्या होगा, डायरेक्ट आपके बैंक खाते में जाएगी। योजना की पूर्व घोषणा राजस्थान के बजट में आप दिखाई पड़ेगी। अगर आप आरपीएससी देने जा रहे हैं तो आप इन सभी बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से रिवाइज करके जाएं। योजना लागू होगी, ये पायलट के रूप में जो है पायलट प्रोजेक्ट है, 4 जिलों में लागू होगी। और लंबावित जनपद हैं, ये भी आप देखेंगे जयपुर आरपीएससी के संदर्भ में, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो इस संदर्भ में इसको देख सकते हैं राजस्थान के संदर्भ में। आगे हम बात करें तो देखेंगे इस संदर्भ में क्या चर्चा का विषय है। हाँ, आप देखिए लाभान्वित राज्य, इससे क्या है, ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, ये अगर आप आरपीएससी देने जा रहे होंगे तो आप इन सभी पॉइंट को क्रमबद्ध रूप से नोट डाउन कर लें। लाभान्वित राज्य जो लक्ष्य है, 77,000 से अधिक माताएं जो है प्रतिवर्ष से लाभान्वित होंगी। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपने इस योजना के बारे में पढ़ा। आगे बात करें, अगर चर्चा करें तो देखेंगे अगला है कुंभ मेला 2021 का आयोजन। तो कुंभ मेला के संदर्भ में देखते हैं, और कुंभ मेला के संदर्भ में कोई क्वेश्चन बनेगा तो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, यूपी के संदर्भ में जो भी एग्जाम है उनसे पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। और साथ साथ क्या है, 2021 का कुंभ मेला की बात है तो क्या है, हरिद्वार में है। तो उत्तराखंड वाले अगर कोई जो एग्जाम देने वाले हों तो उत्तराखंड के संदर्भ में देख सकते हैं, आयोजन तिथि देख सकते हैं। ये उत्तराखंड के संदर्भ में आयोजन तिथि होगी कि कब आयोजित हुआ है, 14 जनवरी 2021 से 27 अप्रैल 2021 तक हरिद्वार उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है 2021 का। शाही सम्मान तिथि, दो स्नान तिथि, शाही स्नान तिथि में आप देखेंगे कि कौन, जो 11 मार्च 2021 महाशिवरात्रि जो पहला, दूसरा शाही स्नान जो देखेंगे सोमवती अमावस्या, दूसरा 12 अप्रैल, तीसरा 14 अप्रैल, मेष संक्रांति और बैसाखी, चौथा 27 अप्रैल 2000 चैत पूर्णिमा चौथा। ये सभी चीजें आप उत्तराखंड पीसीएस, यूके पीसीएस के संदर्भ में आप पढ़ के जाएंगे। आगे बात करें, अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे इस क्रम को कि आगे है, आप देखेंगे कि विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात है। आपने अभी तैरते हुए क्या एक पार्क का नाम सुना होगा आपने, अब क्या होगा, जिसे ज्योग्राफी के संदर्भ में आपने क्या है सुना होगा, लेकिन अब क्या है जो है
बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं विश्व का ये सबसे बड़ा है। संबंधित स्थल है आप देखेंगे ओंकारेश्वर बांध जलाशय नर्मदा नदी पर। अब नर्मदा नदी पे आप देखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ गिरती है, इसमें कौन कौन से ऐसे द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी कह रहे हैं, जो अरब सागर में, गलत बोल गया मैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में नर्मदा नदी जो है निकलने के बाद जो है आप देखेंगे किस रिफ्ट वैली घाटी का निर्माण करते हुए किन दो पहाड़ियों के बीच बहते हुए जो है अरब सागर के किस कहाँ गिरती है और इस पे कौन कौन से ऐसे द्वीप हैं ये भी देख सकते हैं। और आप देखेंगे जो संबंधित स्थल इसका है विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये खंडवा जिले के संदर्भ में मध्य प्रदेश, और सौर उत्पादन क्षमता की बात है ये तो देखेंगे पावर प्लांट है तो 600 मेगावाट का ये प्लांट है। परियोजना की अनुमानित लागत जो होगी वो देख सकते हैं। MPPCS की अगर मुख्य परीक्षा देने जा रहे होंगे तो आप इस संदर्भ में कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं आगे संदर्भ में। और ये क्वेश्चन आपसे क्या है, यहां से तो आपसे UPSC, BPSC और UPPCS के संदर्भ में सभी एग्जाम, ठीक है, चाहे वो UPSSC हो, RORO हो, तो आप देखेंगे निर्मात्री संस्था है पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और सहयोगी संस्थाएं इसमें कौन कौन कार्य करेंगी, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर है तो इस संदर्भ में UPSC यहां से क्वेश्चन पूछ सकती है। क्योंकि सहयोगी संस्थाएं देखेंगे तो वैश्विक सहयोग इसमें प्राप्त हो रहा है, जो वैश्विक रूप से जो एजेंसियां हैं उस क्रम में आप देखेंगे तो वैश्विक एजेंसियों के संदर्भ में पहली सहयोगी संस्था है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में आप पढ़ के जाएंगे कि ये क्या कार्य करती है, इकोनॉमी के संदर्भ में देख सकते हैं, विश्व बैंक में क्या क्या कार्य करती है, इसकी कितनी शाखाएं हैं उस संदर्भ में देख सकते हैं, कौन सी संस्था कौन सा लोन देती है उस संदर्भ में देख सकते हैं। और देखेंगे कि ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो इसमें विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो पावर प्लांट जो है नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है उस पे अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम और विश्व बैंक इसमें सहयोगी है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया देखेंगे PGCI की बात हो रही है तो इस संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। निर्माण होगा कब, 22 से 23 के संदर्भ में ये निर्माण होने की पूर्ण रूप से निर्माण होने की संभावना है। अब आगे चर्चा करें तो इस संदर्भ में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के संदर्भ में अगर बात करें ये संस्थाएं ये सभी UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप देख कर जाएं। आगे हम चर्चा करें तो देखेंगे उत्तर प्रदेश विरासत, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या विरासत है भाई, तो प्राकृतिक उत्तराधिकार के अभियान की बात हो रही है विरासत में, ठीक है, ये विरासत है जो ये विरासत लिखा हुआ है याद रखना, ठीक। तो यही उत्तर प्रदेश विरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान है जो दिसंबर 2020 से आप देखेंगे घटना है, शुभारंभ करता है उत्तर प्रदेश सरकार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे क्या किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में मुद्दों को समाधान करना और भू माफियाओं द्वारा ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करने की बात जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा ये काम लाया गया, ये अभियान चलाया गया है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश विरासत प्राकृतिक अधिकार भी इसे बोलते हैं, उत्तराधिकार के संदर्भ में अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य आपसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा जा सकता है, आप इसे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हैं। जो क्या करेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दे का समाधान करेगा। दूसरा, भू माफियाओं द्वारा ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करेगा। ऐसे इस अभियान की प्रमुख बिंदु हैं। अब निस्तारण अभियान के दौरान क्या होगा, राज्य में लगभग क्या है 1,80,000 राजस्व गांव में कई वर्षों से लंबित पड़े जो है विरासत के मामलों या वरासत के मामलों, ये आप देखेंगे टर्म है, और मामलों का जो है निपटारे के संदर्भ में ये क्वेश्चन है।
तो पूछा जाएगा आपसे कि ये निस्तारण के संदर्भ में जो पुराने लंबित राजस्व गांव में कई वर्षों से लंबित पड़े मामले हैं विरासत के रूप में, जो 1,80,000 राजस्व गांव के कई वर्षों से लंबित पड़े मुकदमे हैं, उन पे ये निस्तारण करेगा। और अभियान का समापन ये किया गया है 2021 तक। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब तक चलाया गया था अभियान, तो आप देखेंगे ये फरवरी 2021 तक ये, हालांकि डेट भी याद रखें अगर यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं, क्योंकि डेट 15 फरवरी 2021 है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे होगा भारतीय रेलवे ने हासिल की 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो देखेंगे किस गति से भाई भारतीय रेलवे काम कर गई। तो देखेंगे संदर्भ है अपना इस भारतीय रेलवे में, भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम विकर्ण रूट को क्या है 16 से 12 किलोमीटर से में से 1280 किलोमीटर की लंबाई के लिए अधिकतम गति बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा के महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आप देखेंगे भारत में चाहे क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो चल रही हैं, अटल बिहारी कार्यकाल में चली थी, तो वो भी आपको दिखाई पड़ रही हैं। स्वर्णिम विकर्ण एक देखेंगे तो आप देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इसी को विकर्ण के द्वारा आपस में जोड़ने की बात है। आप कहेंगे ये भारत है, स्वर्णिम चतुर्भुज है, ठीक है, इसको क्या करेंगे विकर्ण के द्वारा, या तो इधर से जोड़ेंगे इधर से जोड़ेंगे या विकर्ण। तो आप देखेंगे कोई भी आयत अगर खुला है इसमें क्या है विकर्ण के रूप में क्या है इसे जोड़ने की बात की गई है। अगर आयत के रूप में होगी तो आप उसे देख सकते हैं। संबंधित राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे संबंधित रूट क्या होगा, तो 130 किलोमीटर में स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम विकर्ण। तो यही आप यूपीएससी में जाएंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं और स्वर्णिम विकर्ण में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, और यूपीएससी यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप इसे स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हैं। आगे हम बात करें, देखेंगे इस रूप में कि संबंधित रूट के संदर्भ में स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम विकर्ण देखेंगे, और विशेष है दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा दुब्बाड़ा खंड को क्या है छोड़कर दक्षिण मध्य रेलवे के समस्त GQ GD जिसे कहते हैं क्या स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम विकर्ण के रूप में रूट पर यह गति हासिल कर ली गई है। हालांकि ये गति कहाँ हासिल कर ली गई है, अगर आप रेलवे का कोई एग्जाम देने जाएंगे तो क्या होगा आपसे खासकर यहां से पूछेगा। अगर आगे बात करें तो यूपीएससी के संदर्भ में स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, स्वर्णिम विकर्ण क्या है, और इस पे रेलवे के संदर्भ में यहाँ चर्चा हो रही है, लेकिन आप ये चीजें हाईवे के संदर्भ में भी आप पढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखेंगे कि एक जिला एक उत्पाद की GIS डिजिटल मैप योजना एक चीज लॉन्च की गई है। आप देखेंगे तो इस क्रम की बात करें तो देखेंगे इस क्रम में अगर तो सबसे पहले देखेंगे एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में नवंबर 2020 की घटना है, क्या है जारी करता है नरेंद्र सिंह तोमर तत्कालीन। बस ये याद रखना है कौन जारी किया है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है। ठीक है, उद्योग मंत्री हैं तो उद्योग मंत्रालय हो जाएंगे, मंत्री जगह आप मंत्रालय लिख लें। उद्देश्य होगा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में असंगठित छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना। और यही पूछा जाएगा क्या कि एक जिला एक उत्पाद GIS क्या है योजना या डिजिटल मैप क्या है, तो पूछा जाएगा कि एक जिला एक उत्पाद का GIS डिजिटल मैप है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में असंगठित छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना। अब असंगठित क्षेत्र में कौन कौन आता है, अगर आप इकोनॉमी ज्योग्राफी के क्षेत्र में अगर चीजें पढ़े रहे होंगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। परियोजना की लागत लगभग 10,000 करोड़। आप देखेंगे परियोजना अवधि 5 वर्ष, मतलब 2020-21 से 24-25 तक ऐसा लक्ष्य हासिल करना। और लक्षित इकाइयों के संदर्भ में देखेंगे कि इसमें लक्षित इकाइयां कौन कौन सी हैं, और ये क्वेश्चन आपसे कौन पूछेगा, ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछेगा, आप याद रखेना।
ये क्वेश्चन यूपीएससी के संदर्भ में यहां से भी पूछा जा सकता है। लक्षित इकाइयां हैं 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां इसमें डेवलप की जाएंगी। विशेष क्या है, विषय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया है और यही इसका क्या है, की पॉइंट है, याद रखना यही कि ये किसके तहत लॉन्च किया जा रहा है, इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना का जो जीआईएस मैप है लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत ये लॉन्च किया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थीम की तरफ या नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट करंट अफेयर्स का सेक्शन क्या है देखते हैं। आप देखेंगे हैदराबाद में पंच तत्व थीम पार्क। तो पंच तत्व थीम पार्क, आपका शरीर पंच तत्वों से बना है, तो देखेंगे क्या है कि आप देखेंगे नवंबर 2020 की घटना है और उद्घाटनकर्ता आप देखेंगे के.टी. रामाराव हैं और थीम पंच तत्व थीम पार्क है एक्यूप्रेशर की अवधारणा पर। तो यही पूछा जाएगा कि ये किसकी अब थीम क्या है इस पार्क की, तो एक्यूप्रेशर। अब एक्यूप्रेशर किस तरीके से होता है, आप कहीं दाबते हैं अपने पॉइंट एक्यूप्रेशर के रूप में, आप एक्यूप्रेशर के रूप में बहुत सारी स्लीपर आजकल डॉक्टर के रूप में डॉक्टर सलाह देता है पहनते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार पहनते होंगे या अन्य पॉइंट। तो आप देखेंगे पंच तत्व थीम पार्क का स्थान रखा गया है इंदिरा पार्क जो हैदराबाद में है और थीम पार्क का उद्देश्य क्या होगा, लोगों को स्वच्छ वातावरण देना। मतलब ऐसी योजना का लक्ष्य है, उद्देश्य ये आप याद रखना कि लोगों को स्वच्छ वातावरण देना। और देखेंगे कि इस हैदराबाद नगर निगम ने जो है 17 थीम पार्क विकसित किए हैं इस तरीके के, और थीम पार्क में आप देखेंगे क्या क्या सुविधाएं होंगी। तो इस रूम में देखेंगे कि थीम पार्क में जाएंगे तो क्रॉस वॉक के संदर्भ में, इन्फिनिटी बाग के रूप में, योगा शेड के रूप में, ओपन जिम जैसी सुविधाएं दी गई हैं। आप देखेंगे इस थीम पार्क के ये कुछ खास फीचर हैं और विकास करता है इस पार्क के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, अगर हैदराबाद अगर तेलंगाना का अगर आप देने जा रहे हो कोई पीसीएस तो आप भले इतना डीप जाए वरना आप छोड़ सकते हैं, बस थीम पर रहें, थीम के पास वापस लौट आए। देखेंगे रानी खेड़ा में हाईटेक बिजनेस पार्क की बात हो रही है। देखेंगे हाईटेक बिजनेस पार्क देखेंगे कहाँ है, नवंबर 2020 की घटना है। आप देखेंगे कैसे घटना घटी है ये आप देख सकते हैं इस क्रम को। तो देखेंगे इस क्रम की अगर घटना की बात करें तो कैसे होगा, ये उद्घाटनकर्ता ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, और निर्माणकर्ता में देखेंगे हाईटेक बिजनेस पार्क आपको पहले ही नाम लिखा है, और देखेंगे स्थान है रानीखेड़ा दिल्ली। ठीक है, और ये कितने एकड़ में बना हो, अगर आप कोई दिल्ली का डीएसएसबी जिसे कहते हैं एग्जाम देने जा रहे हो तो आप थोड़ी सी चीजें जानकारी के रूप में जाएं। अगर इसमें कुछ 7 चरणों में कुछ चीजें हैं तो आप देखेंगे कि इसका निर्माणकर्ता के रूप में इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये जाने कि हाईटेक बिजनेस पार्क तैयार किया जा रहा है, दिल्ली में है, बाकी इसमें कोई ऐसे खास की पॉइंट नहीं है, बस डेवलप करता है निर्माण करता है दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास संगठन DSIIDC द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है। कर्नाटक का 31वां जिला। अच्छा, जिला बनाने के संदर्भ में क्या शक्तियां राज्य सरकार को हैं, किस आधारों पर राज्य सरकार जिलों का निर्माण करती है। आपने एक कर्जन का नाम सुना होगा, 1905 में क्या किए थे, प्रशासन की असुविधा के आधार पर बंगाल का विभाजन कर देते हैं। तो उसी आधार पर क्या है, जब सरकार को प्रेजेंट टाइम में लगता है किसी राज्य का संचार जिले राज्य के अंदर किसी जिले में ठीक रूप से संचालन करने में, प्रशासन रूपी कार्य करने में, गतिविधियों में कुछ कठिनाइयां होती हैं, तो उन सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, देखेंगे जिले का निर्माण किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे इस क्रम की अगर बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कहां बना है, कर्नाटक का जिला छोड़ दीजिए, कहां बना है ये भी छोड़ दीजिए, और देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। इसका की पॉइंट है कि विजयनगर साम्राज्य आप पढ़ के जाएंगे अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन के तहत हिस्ट्री सेक्शन में। और कौन से सबसे प्रसिद्ध राजा थे
कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के बारे में आप ठीक से पढ़कर जाएं। कृष्णदेव राय के बारे में इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में इनका क्या योगदान है, और ये भी देखें विजयनगर साम्राज्य के रूप में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। बस इसका यही की पॉइंट है करंट अफेयर्स के रूप में। आगे बढ़ते हैं इस रूप में, तो देखेंगे इस क्रम की अगर बात करें, देखेंगे महा आवास ग्रामीण योजना। तो देखेंगे महा आवास योजना या ग्रामीण महाराष्ट्र में है। योजना है ग्रामीणों के संदर्भ में। तो ये कहाँ लागू की गई है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू की गई है। नवंबर 2020 की घटना। उद्घोषणाकर्ता आपको पता ही है महाराष्ट्र है, तो वहां के मुख्यमंत्री द्वारा, उद्धव ठाकरे द्वारा योजना का नाम महा आवास योजना, जो ग्रामीण क्षेत्र को डिनोट कर रही है। आप देखेंगे आवासों की संख्या इसके तहत क्या होगा, आवास बनाए जाएंगे, तो महा आवास योजना है। और देखेंगे निर्माण अवधि 100 दिन में ये योजना अपना कार्य करेगी। और देखेंगे निर्माण करता है महाराष्ट्र ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, और लागत 4000। आवास सुविधाएं, शौचालय व अन्य सुविधाएं इसमें शामिल होंगी। आगे चर्चा करें तो देखेंगे प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान में क्या होगा, स्टैचू ऑफ पीस। आपने अभी देखेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में भी पढ़ के जाएं। फिर अगर राजस्थान में क्या है, स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया जा रहा है। आप देखेंगे उद्घाटन हुआ है नवंबर 2020 को, आप देखेंगे। और देखेंगे उद्घाटनकर्ता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है ये। और स्टैचू ऑफ पीस की जो देखेंगे सरदार जो विजय वल्लभ साधना केंद्र के रूप में ये क्या काम करेगा, ये विजय वल्लभ साधना केंद्र पाली राजस्थान में ये क्या यहाँ स्थापित किया जाएगा। कहाँ, इस केंद्र में, विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्टैचू ऑफ पीस। आप देखेंगे ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस कहीं भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और देखेंगे स्टैचू समर्पित है जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूर्यश्री जी। आप देखेंगे इनके बारे में आप पढ़ के जाएंगे। ये जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, इस संदर्भ में इनके नाम से ये शुरू है। आप देखेंगे इनका श्री पद हमने अलग कर दिया था, वो वापस हम जोड़ देते हैं। देखेंगे ठीक, तो श्री विजय वल्लभ सूर्यश्री जी हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे और इनका आप देखेंगे जन्म स्थल के रूप में इनका जन्म स्थान वो भी दिया गया है। कब से कब ये इनका वो समय रहा है, समय का मतलब जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ दिखाई पड़े हैं। 1870 1954 के समय का कार्यकाल विजय वल्लभ सूर्यश्री जी महाराज जिन्हें बोलते हैं 1870 से 1954 का कार्यकाल इनका है। जीवन काल आप देखेंगे स्टैचू का निर्माण अष्टधातु से किया जाएगा। अष्टधातु के संदर्भ में इसकी ऊंचाई के संदर्भ में 151 इंच, जैनाचार्य की 100 आप देखेंगे 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ साधना केंद्र में है। किसके उपलक्ष्य में है, श्री जैनाचार्य हैं श्री विजय वल्लभ सूर्यश्री जी। तो आप देखेंगे, और आप देखेंगे महाराष्ट्र के संदर्भ में है, तो आपको याद करने के क्रम में, ठीक है, आपके याद करने के संदर्भ में आपके ससुर जी। ठीक है, तो जैनाश्री फिर रटना याद करने क्रम में, लेकिन किसी का नाम नहीं आप बिगाड़ेंगे। तो जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ, अगर आप नाम भूल जाएं उस क्रम में बात करेंगे। वल्लभ सूर्यश्री जी का महाराज के उपलक्ष्य में किया गया है। आगे बात करेंगे कि संत विजय वल्लभ का जी का कार्य क्या है। तो आप चलेंगे बात करेंगे क्या होगा कि संत विजय वल्लभ जी का जो कार्य है आप देखेंगे इन्होंने क्या किया था, जो ही अभी जिनका नाम है 151वीं जयंती के संदर्भ में महावीर के संदेशों का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। और ये टॉपिक ऑफ से यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक, याद
आपको नाम याद क्रम में बताया कि अगर आप नाम में कंफ्यूजन हो तो एग्जामिनेशन हॉल में आप इस तरीके से चीजों को याद कर कर पहुंच जाएं, लेकिन आप किसी का नाम नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि क्या है, एक तो क्या है हमारे महाराज जी हैं, दूसरे आप ये भी देखेंगे महावीर के संदेशों का प्रचार कर रहे हैं। इस क्रम में बात करेंगे, नई जीएसटी भवन का उद्घाटन हो रहा है। अब जीएसटी के संदर्भ में जीएसटी भवन का निर्माण हुआ है तो जीएसटी के लिए क्या क्या प्रावधान है, कौन सा संविधान में संशोधन हुआ है, किसके तहत जीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी, बहुत सा आईजीएसटी, बहुत सारी चीज देखेंगे। किंतु तो आप जीएसटी के बारे में पूर्ण रूप से पढ़कर जाएं, एग्जाम में आगे चर्चा करें तो देखेंगे उद्घाटनकर्ता कौन है, अजीत कुमार डाभोल देखेंगे कौन है, जो है सीबीआई चेयरमैन थे, जो चेयरमैन है नहीं, नवंबर 2020 के हैं, एम अजीत कुमार की बात हो रही है, वर्चुअल रूप से है, भवन स्थल है पंचकुला हरियाणा में है। आप देखेंगे क्या है, जीएसटी का जो भवन बनाया गया हरियाणा पंचकुला में है। और आप देखेंगे लागत छोड़ सकते हैं ये क्वेश्चन के संदर्भ में। आगे भवन की क्षमता होगी 200 व्यक्तियों के बैठने की, लेकिन आगे हम चर्चा करें तो आप इन्हें देखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका, सेंट्रल जीएसटी जोन पंचकुला के कार्यालय हेतु ये निर्माण किया गया है। विशेष है, कोविड काल में पूरी हुई सीबीआईसी की पहल की प्रमुख अवसंरचना परियोजना है। ठीक है, सीबीआई जो कोविड-19 काल में जो पूरी हुई योजना है वो सीबीआईसी की पहल की प्रमुख अवसंरचना योजना है। और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स से रिलेटेड है। आप देखेंगे तो क्या क्या कुछ प्रावधान है, इसमें सिर्फ यही देखना है कि जीएसटी भवन कहाँ निर्माण हुआ है। जीएसटी भवन का निर्माण जो है पंचकुला में है, बाकी आप छोड़ सकते हैं पूरा क्वेश्चन। अब होगा 28वां खाद्य प्रसंस्करण योजना के संदर्भ में देखेंगे। जो 28वां खाद्य प्रसंस्करण परियोजना नवंबर 2020 की घटना आप देखेंगे। संबंधित मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी हुई है। आप देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं मूल रूप से 28 परियोजनाएं हैं। लागत में देखेंगे 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं हैं, इसका नाम ही रखा गया यही। आप लागत 320 करोड़ से अधिक ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि राज्य देखेंगे ये 10 राज्य हैं जिसमें लागू की गई है, और वो 10 राज्य हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश पहला, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा जम्मू एंड कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु। इस संदर्भ में देखा उत्तराखंड, असम, मणिपुर और उत्तर प्रदेश का नाम आता है, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप इस योजना को पढ़ते हुए जाएं। तो 10 राज्यों के संदर्भ में आपने देखा। आगे हम चर्चा करें तो देखेंगे इस क्रम की अगर बात करें कि विशेष क्या है इसमें, तो इसका की पॉइंट की अगर बात करेंगे तो की पॉइंट के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो देख सकते हैं इस क्रम में कि इस खाद्य प्रसंस्करण परियोजना से लगभग 10,000 लोगों को लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो 28 जो है प्रसंस्करण उद्योग जो योजना है वो क्या विशेष है, इस खाद्य प्रसंस्करण परियोजना से लगभग 10,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। चलते हैं हम आगे, देखते हैं अगले टॉपिक की ओर। हर घर नल योजना। हर घर नल योजना क्या कार्य करेगी, तो देख सकते हैं हर घर नल योजना। ठीक, हर घर नल योजना का उद्घाटन आप देखेंगे नवंबर 2020 की घटना। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कार्य क्षेत्र होगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में ग्रामीण आप जो पेयजल की आपूर्ति। और यही आपको यूपीपीसीएस की ओर क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण रूप से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हैं। देखेंगे लाभान्वित गांव आबादी आप याद रख सकते हैं। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में हो तो आप गांव की संख्या भी याद कर लें, 2,995 आबादी 31 लाख से अधिक। योजना के अंतर्गत जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर योजना
जल योजना लागू की गई है। और ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आल एग्जाम के संदर्भ में जो स्टेट लेवल तक के एग्जाम है कमीशन के, वहां पूछा जाएगा कि हर घर नल योजना किस योजना का हिस्सा है। तो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना जोड़ी गई है। आप देखेंगे तो इस संदर्भ में आप जल जीवन मिशन के बारे में और भी फीचर्स पढ़ के जाएं। तो आप देखेंगे इसके अंतर्गत आगे का टॉपिक होगा, आप देखेंगे क्रियान्वयन लागत आप पढ़ के 24 माह में ये क्या कंप्लीट हो जाएगी। सतत माह के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायो प्लांट, जो गैस प्लांट का स्थापना है, तो क्या है, एमओयू मतलब हस्ताक्षर हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो देखेंगे इस क्रम की अगर बात करें तो देखेंगे इस क्रम में सतत विकास के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट की स्थापना, ठीक है, नवंबर 2020 की घटना है। आप देखेंगे नवंबर 2020 की तरफ बढ़े और देखेंगे सतत पहल क्या है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसे कहा गया है क्या, SATAT, ठीक है, यही सतत नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस सतत क्या है, तो ये सतत आपसे कोई भी एग्जाम पूछ सकता है, नोट कर लें इसे कि सतत क्या है, ठीक है। सतत पहल के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटों की स्थापना हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। आप देखेंगे क्या, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत के रूप में है। स्थापना 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना की बात की गई है। और समझौता किसके बीच हुआ है, तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय और शीर्ष तेल एवं गैस विपणन कंपनियों और तकनीकी प्रदाताओं के बीच। मतलब एक से अधिक है कि जो मंत्रालय है कौन सा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। दूसरा जो शीर्ष तेल गैस विपणन कंपनियां हैं, कौन कौन सी हैं आपने सुना होगा, और तकनीकी प्रदाताओं के मध्य ये समझौता है। और इसके साथ लाभ क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा, यही इसका की पॉइंट है। और ये इकोलॉजी के साथ आपसे क्वेश्चन बनता, याद रखना इसे। और कंप्रेस्ड बायो नेचुरल प्लांट जो क्या करेगा, ये खाद्य अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट से गैस का उत्पादन करेगा। और इसी को आप की पॉइंट के रूप में नोट कर लें इसे, ठीक। यही आपसे पूछेगा कि भाई ये सतत क्या है, स्टेट पीसीएस पूछ सकता है, यूपीपीसीएस पूछ सकता है। और ये भी पूछा जाएगा कि ये किन किन के बीच समझौता है, यूपीएससी के संदर्भ में पूछ सकता है। लाभ क्या होगा इससे, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट क्या कार्य करेगा, ये खाद्य अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट से क्या करेगा, गैस उत्पादन करेगा। तो इस संदर्भ में ये बात है। आप आगे बढ़ें तो इसके संदर्भ में अगर आगे चीजें देखें, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है क्योंकि सतत विकास की संकल्पना के तहत भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी सरकारें काम कर रही हैं। तो देखेंगे भारत सरकार सतत पहल, सतत इनिशिएटिव के रूप के अंतर्गत 23 से 24 तक लगभग 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करेगी, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 15 मिलियन मीट्रिक टन है। आप देखेंगे और यही इसका लक्ष्य है। आप देखेंगे सतत पहल के रूप में, आप इस डेट के संदर्भ में पूछा जा सकता है। सतत पहल के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि सतत पहल क्या है। तो यही आपसे स्टेटमेंट में रहेगा कि सतत पहल के अंतर्गत 2023 से 24 तक जो है 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करेगी, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता है 15 मिलियन मीट्रिक टन MMT होगी। आगे चर्चा का विषय है, आप देखेंगे कि आगे चर्चा का विषय है, आप देखेंगे चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 7.5% का आरक्षण। किसके, चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था है, देखते हैं कि इस टॉपिक का इसमें है, राज्य विधानसभा द्वारा ऐसा पारित किया गया है। तो आप देखेंगे तमिलनाडु इसका संबंधित राज्य है। और तमिलनाडु के संदर्भ में एक राज्य आप और सोचे होंगे, आरक्षण के संदर्भ में वहां क्या है
एक भाग 9 सुना है आपने, 9th शेड्यूल, वो आरक्षण के संदर्भ में वहां कार्य करता है, जो भारत के संविधान के नियमों के कहीं ना कहीं खिलाफ है, आप देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस क्रम की बात होगी। आरक्षण का स्तर है 36, आपको पता है 36 आरक्षण है। और विशेष क्या है, जो नीट के क्लियर कर चुके सरकारी स्कूलों के छात्रों को क्या है, राज्यों के सभी मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे के तहत 7% आरक्षण मिलेगा। ये आपसे पूछा जा सकता है अलग से कौन सा राज्य, ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस तक ही सीमित रहेगा, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है, ऐसा याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, आगे होगा कि एकता क्रूज सेवा, ठीक है, आपने देखा होगा क्रूज सेवाएं वाराणसी में चालू की गई हैं आपके लिए। अब देखेंगे एकता क्रूज सेवा क्या करेगी। एकता क्रूज सेवा आप देखेंगे क्या करेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केवड़िया शहर मतलब नर्मदा गुजरात की बात है वहां उद्घाटन किया गया है। एक फेरी बोट सर्विस है, नौका यात्रा है। संचालन स्तर क्या होगा, श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी। कुल मिला के ये है कि भारत का जो श्रेष्ठ भारत बनकर निर्माण हुआ है, तो श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच ये एकता क्रूज सेवा चलेगी। और कहीं ना कहीं क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता को ही क्या करती है, डिनोट या नोट करती है, इंगित करती है, आप देखेंगे। इसीलिए ये योजना उस क्षेत्र में क्या कर रही है, श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच चलाई गई है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का क्या मूल ध्येय वाक्य है, तो एकता के संदर्भ में आप देख सकते हैं, श्रेष्ठ भारत भवन के संदर्भ में है। इस संदर्भ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या हुआ, उनके बीच पूरे भारत में ये संदेश फैलाने के उद्देश्य से की योजना चलाई गई है, श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच। आगे चर्चा करें इस क्रम में, तो देखेंगे संचालन हेतु अन्य निर्माण क्या है इसके। तो संचालन के संदर्भ में बात करेंगे, संचालन हेतु अन्य निर्माण है जो है नया गेरा सेतु तथा बोटिंग चैनल, ठीक है, ये संचालन निर्माण है, छोड़ सकते हैं। सुविधा क्या होगी, ठीक है, एक बार में क्या है, 240 मिनट की यात्रा के दौरान एक बार में सवार यात्री विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का भ्रमण कर सकते हैं। यही आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है, ठीक, ये भी पूछी जा सकती है। ये इस क्रम में अगर बात करें तो देख सकते हैं। अगला टॉपिक है केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय के नाम में परिवर्तन। बहुत अच्छा, इसके साथ साथ आप जिन जिन मंत्रालयों के नाम बदल दिए गए हैं उन मंत्रालयों को स्पेसिफिक रूप से नोट करके जाएं, याद करके जाएं। कुछ नए मंत्रालय केंद्र में गठित किए गए थे, जैसे आप देखेंगे भारत में अभी सहकारिता लेवल का मंत्रालय अभी अभी हाल ही में गठित हुआ है केंद्र सरकार में। इससे पहले ये मंत्रालय राज्य सरकार के रूप में गठित हुआ था, आप देखेंगे। इस क्रम की बात होगी केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय के संदर्भ में, तो चलेंगे। घोषणा आप देखेंगे नवंबर 2020 की घटना है, आप देखेंगे इस क्रम को। और हाँ, परिवर्तन आप देखेंगे, जहाज रानी मंत्रालय का नया नाम होगा पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। और ये क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी कोई भी एग्जाम हो वहां आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना रहेगी। आधिकारिक सूचना जारी नवंबर 2020 के संदर्भ में जारी कर गई थी। बस इस नए मंत्रालय का आप नाम याद रखेंगे कि जहाज रानी जो मंत्रालय था वो अब किस नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे कि पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के रूप में ये जाना जाता है। इस रूप में बस यही इस टॉपिक का मेन करंट अफेयर्स था। और एक कोई क्वेश्चन है मेरी सहेली, तो आपकी सहेली, ठीक है, आपको याद करने के क्रम में क्या करेंगे, आप इस करंट अफेयर्स को क्या करेंगे, मेरी सहेली के रूप में है। क्या होगा, शुभारंभ करता है भारतीय रेलवे का रेलवे सुरक्षा बल मतलब आरपीएफ द्वारा ये शुभारंभ की गई है, क्या, मेरी सहेली पहल के रूप में। और ये भी देखेंगे कि संबंध मंत्रालय है रेल मंत्रालय भारत सरकार,
उद्देश्य है ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को क्या सुरक्षा प्रदान करना। यही इस मेरी सहेली का पहल है जो रेलवे मंत्रालय की आरपीएफ द्वारा ये ऐसी योजना लागू की है रेलवे मंत्रालय द्वारा। और ये भी देख सकते हैं कि इस क्रम की अगर बात करें तो विशेष क्या है इसके, तो देखेंगे विशेष रूप से विशेष है इसका कि सर्वप्रथम रूप से दक्षिण पूर्व रेलवे ने सितंबर 2020 में पहले ये पायलट प्रोजेक्ट परियोजना के रूप में शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में इस पहल को सभी रेलवे जोन और कोंकण रेलवे जोन, तो कोंकण रेलवे जोन की क्या खासियत है वो भी पढ़ के जाएंगे, में 17 अक्टूबर 2020 से विस्तारित कर दी गई। मतलब पूरे भारत में ये योजना लागू है रेलवे क्षेत्र में आरपीएफ द्वारा, जो क्या है महिलाओं को विशेष सुरक्षा के संदर्भ में ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान करना, यही इसका की पॉइंट है। और मेरी सहेली ये क्वेश्चन आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के रूप में, देखेंगे अगला टॉपिक है मेरा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए पहली बार ई बोर्डिंग की सुविधा। तो आप देखेंगे ई बोर्डिंग की क्या सुविधा दी गई है अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए। अक्टूबर 2020 में है, संबंधित हवाई अड्डा है आप देखेंगे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली वो हैदराबाद, आप ये भी देखेंगे। और देखेंगे सुविधा के संदर्भ में, ठीक है, तो आप जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक समान स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल समाधान है। यही इसकी सुविधा का मुख्य विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए वे क्या है एक समान स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल समाधान है ये। और देखेंगे उपलब्ध सेवा है इंडिगो एयरलाइंस की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए सर्वप्रथम पायलट के रूप में उपलब्ध कराई गई है। विशेष क्या है इसका, तो देखेंगे विशेष रूप से अगर देखेंगे तो विशेष है इसका कि दिसंबर 2015 में जो है RGIA जो है हैदराबाद ने पहली बार आप देखेंगे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद ने पहली बार घरेलू यात्रियों के लिए कागज रहित पेपरलेस ई बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तो इस संदर्भ में देख सकते हैं कि 2015 में ऐसी घटना घटी। अब अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या है अंतर्राष्ट्रीय जो यात्रियों के लिए भी ये सुविधा का प्रावधान किया गया है। और इसका क्या है ये स्वदेशी जो है एक समान स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल समाधान है। आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो डिजिटल समाधान है अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए पहली बार ई बोर्डिंग सुविधा। तो ई बोर्डिंग सुविधा एक डिजिटल समाधान है। तो इसी के साथ हम इस अपने करंट अफेयर्स सेक्शन को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं हम अगले सेशन में अगले सेशन तक। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।